देश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन आज शुरुआत करेंगे उपचुनाव की खबर के साथ, जहां उपचुनाव का शोर अब थम गया है और अब डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी कर सकेंगे। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। डोर टू डोर अब प्रत्याशी प्रचार कर पाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन आज दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत धरातल पर झोंक दी। 13 नवंबर को 7 सीटों पर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। तो आज चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर के वोट की अपील करेंगे। मतदाताओं से घर घर जाकर के मतदान करने की उनके पक्ष में अपील करेंगे। और इसी बीच हम आपको यह भी बता दें कि 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव का शोर खत्म हो गया। 13 तारीख को मतदाता अब तय करेंगे कि किसे वे जिताना चाहते हैं और 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि जनता के दिल पर किस पार्टी ने प्रभाव छोड़ा। यह खास रिपोर्ट देखिए। थम गया चुनावी शोर। 13 नवंबर को मतदाता लगाएंगे जोर। 23 नवंबर को हो जाएगी तस्वीर साफ। काफी वक्त से सियासी सूरमा उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने जी जान से चुनाव प्रचार किया। 84 विधानसभा में सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ आदिवासी परिवार में पहुंचे और खाट पर चाय पीते नजर आए। परिवार के लोगों के साथ संवाद किया। परिवार के छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटी। लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं। कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की बात करती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है। कांग्रेस जात पात में बांटती है। कांग्रेस धर्म के आधार पर बांटती है। कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर चलती है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दौसा से भी निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की तस्वीर सामने आई, जहां निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने ट्रैक्टर से रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा और सांसद मुरारीलाल मीणा कोर्ट परिसर में वोट मांगते दिखे। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद अपनी जीत का दावा करते नजर आए। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर के कई दर्जन गांवों में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में प्रचार किया और वोट मांगे। इस दौरान एक तरफ वो जीत का दावा करते दिखे तो दूसरी तरफ बीजेपी पर हमलावर नजर आए। पूरी ताकत है और चुनाव हम जीतेंगे। जनता का जो माहौल है वो बता रहा है, सब लोग हमारे साथ हैं। ये लोग काम के नाम पे वोट मांगे ना, क्यों ध्रुवीकरण की बात करते हैं? भाई इनकी बरोबर की सरकार रही है, 15 साल ये रहे, 15 साल हम रहे, तो उस चीज का ये जवाब दें कि इन्होंने 15 साल में क्या कराया, हमने 15 साल में क्या कराया। अब 11 महीने ये हो गए। हमारी जो स्कीमें थी, 25 लाख का बीमा था, बंद कर दिया, लगभग बंद कर दिया है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा लगभग बंद कर दिया है। बहरहाल चुनावी शोर थम चुका है। नेताओं के दावों और वादों का सिलसिला भी थम गया। अब बारी है मतदाता की, जो 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का हिस्सा बनेंगे और तय करेंगे कि किसके सिर जीत का सेहरा सजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों के लिए 2 दिन बाद 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां वोटिंग को लेकर के पूरी कर ली हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। दौसा में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। अधिकतर मतदान केंद्रों को यहां पर संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है और दौसा में फ्लैग मार्च भी किया गया है। उपचुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। तो उपचुनाव के दंगल में 7 सीटों पर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। मतदान को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। दौसा उपचुनाव में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज देखी गई हैं और लिहाजा यहां पर चुनावी शोर थमने के बाद
पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष होकर के बेधड़क जाकर के मतदान करने की अपील भी की गई है। को लेकर मतदान दलों की रवानगी का जायजा लेने सेठ मोतीलाल कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा और एसपी भी पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम, टेंट व्यवस्था आदि का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि उपचुनाव को लेकर के कल सेठ मोतीलाल कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी होगी और तैयारियों में अनुभवी टीमों को लगाया गया है, इसीलिए व्यवस्थाएं बेहतर और माकूल नजर आ रही हैं। दल रवानगी की व्यवस्थाओं का मैंने एसपी साहब ने जायजा लिया है और सभी तैयारियां चल रही हैं। कल मतदान दल रवाना होंगे इस कॉलेज से। हमने स्ट्रांग रूम का और जो टेंट है इसका और बाकी स्थानों का दिशा निर्देश, सारी व्यवस्थाएं माकूल है। क्योंकि टीम पुरानी है और हाल ही के दिनों में लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, इसलिए उपचुनाव में मेरे विचार से जो ड्रिल वही रहेगी जो ऑलरेडी करते हैं। 13 तारीख का विधानसभा उपचुनाव है। कल इसी परिसर से समस्त मतदान कर्मी पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए मैं पुलिस जाब्ते के रवाना होंगे। पुलिस जाब्ता उनके साथ ही यहाँ से रवाना होगा। हमें बाहर से बीएसएफ मिली हुई है, होमगार्ड मिले हैं और हमारे पुलिस के जवान हैं। इन तीनों का कंपोनेंट मिला करके मतदान पे जो केंद्र है उस पे जाब्ता लगा है। जो क्रिटिकल है उस पे अतिरिक्त बीएसएफ की आर्म्ड हाफ सेक्शन टुकड़ियां लगी हुई हैं। तमाम पुलिस मोबाइल पार्टी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, वो लगातार गश्त पर रहेंगे। तो वहीं भगवा रंग पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। जयपुर में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया। राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस की मानसिकता वही रही है कि समाज को बांटो, राज करो। पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस में एक ही परिवार हावी रहा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी खड़गे कुर्सी उठाते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है, देश की बागडोर अब जनता के पास रहेगी। पिछले 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद मिल रहा है। नया राजनीतिक युग प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। इसमें आज राष्ट्रीयता, एकात्मकता का भाव है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान गेरुआ और केसरी रंग के कपड़े पहनकर राजनीति में आने वाले बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पलटवार किया। तो अंग्रेजों के जाने के बाद में कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल के अंदर एक परिवार की बढ़ोतरी हुई। आज खड़गे जी उस परिवार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद कुर्सी उठाते नजर आते। देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि देश की बागडोर जनता के पास रहेगी और इसी कारण से पिछले 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। एक नया राजनीतिक युग प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं, जिसमें आज राष्ट्रीयता का भाव है, जिसमें एकात्मता का भाव है। हम किसी भी वर्ग से हों, हम किसी भी क्षेत्र से हों, हम सब एक ही हैं। उधर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और राष्ट्र इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकी रजा एक बार फिर अपने भड़काऊ बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना तौकी रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतराएंगे उस दिन तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मौलाना तौकी रजा ने उगला जहर कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में
एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुसलमानों को सड़क पर उतरने की सलाह, एक होकर दिल्ली कूच की दरकार। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। जयपुर में मौका था वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आयोजित विरोध सभा का, लेकिन इस जलसे में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा आपा खो बैठे। मंच से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद भड़काऊ थी। वो एक तरफ मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ मुसलमानों को एक होकर दिल्ली कूच करने की पट्टी भी बढ़ाते दिखे। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। विरोध सभा में अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी जयपुर में मौजूद थे। सरकार की तरफ से लाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल पर ऐतराज जताया गया, लेकिन जब तौकीर रजा ने माइक संभाला तो फिर नफरती तीर चलाने से कोई नहीं रोक पाया। मैं हुकूमत की बात नहीं करता हूँ, हुकूमत तो हमेशा बेईमान रही है। आज की हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है, हमारे मामलात पर नजर रखती है, अपने मंदिर में जाकर नहीं देखती। जहां गाय की चर्बी मिलाकर मंदिर के प्रसाद में लड्डुओं में गाय की चर्बी लगाई जा रही है। मुसलमानों को एकजुट कर दिल्ली कूच करने की सलाह देने वाले तौकीर रजा ने सरकार के खिलाफ बयानबाजी में सभी मर्यादाएं तार-तार कर दी। ऐसे में बयान पर सियासत होना लाजमी थी। तौकीर रजा के हमलों पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने जवाब दिया, साथ ही तौकीर रजा से माफी भी मांगी। और किसी दूसरे धर्म के मंदिर के प्रति इस प्रकार का वक्तव्य निंदनीय है और ये एक बोध जताता है कि हम जो अपराध करें और कुछ गलत करें लेकिन हम दूसरे के बारे में बोलें तो वो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ये मानना है कि वो अपने इस बयान के लिए क्षमा मांगे और अगर वो इस प्रकार के बयान अगर भविष्य में देंगे तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। तौकीर रजा का बयान सियासी हो चुका है, वार पर पलटवार भी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सियासत को सुलगाने वाले उनके इस बयान की तपिश कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर के जामडोली का विमंदित गृह, जहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है। आरोप है कि यहां पर बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, साफ सफाई की भी यहां पर अनदेखी होती है। आरोपों से जुड़े सबूतों को जब देखा गया तो इंसानियत भी शर्मिंदा होती नजर आई है। बिस्तर पर कीड़े, फर्श पर कीड़े, शरीर पर चोट के निशान, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं जामडोली के विमंदित गृह की। उस विमंदित गृह की जहां साल 2016 में दूषित पानी पीने से 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि पुरानी गलती से विमंदित गृह प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली। सामाजिक न्याय विभाग के अधीन आने वाले विमंदित गृह में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चे रहते हैं। ऐसे में इन बच्चों के बिस्तर पर पड़े ये कीड़े इस बात का सबूत है कि विमंदित गृह के हाल कैसे हैं। विमंदित गृह की पूर्व केयरटेकर गुंजन मीणा का आरोप है कि जामडोली के विमंदित गृह में बच्चों के साथ मारपीट होती है, उनकी देखभाल में कोताही बरती जाती है और यही वजह है कि उनके बिस्तर में कीड़े मिलते हैं। मारनी होती है क्योंकि बच्चों के बिस्तर के नीचे कीड़े हैं, ना उनको अच्छे से खाना दिया जाता है, ना बच्चों के अंदर साफ सफाई। अटेंडर ओनली 4 साल लगाए जाते हैं और उनको जो अटेंडर को मिला था वो भी उनको टाइम से नहीं दिया जा रहा। और फिर मेरे साथ उन्होंने मारपीट की
और अफसर ने मेरे रूम पे भेजा, मेरा फ़ोन छीन लिया क्योंकि मेरे फ़ोन में पर्सनल चीज़ें थी और मुझे मारने की धमकी दी गई। कहने को तो विमंदित गृह में मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आसरा दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उनके बिस्तर पर कीड़े और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं वो इंसानियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत मामले पर गंभीर नजर आए और उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। तुरंत ही अधिकारी को भेज दिया है। अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोशिश करेंगे कि दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं हो। अगर स्टाफ के किसी व्यक्ति की आपस की ईगो की वजह से अगर विभाग को बदनाम करने की साजिश अगर हुई, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जब भी हमारे पास में इस प्रकार की सूचना मिलती है तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, उस पर अंकुश लगे और विभाग के अधिकारियों को तुरंत ही निर्देशित कर दिया गया है। सोशल जस्टिस एम्पावर डिपार्टमेंट के अधीन आने वाला ये राजस्थान का अकेला विमंदित गृह है, जिसमें करीब 364 बालक बालिकाएं हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग इन बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन विमंदित गृह से आई इन तस्वीरों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत ने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच होगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज 84 विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा का सरल सहज स्वभाव देखने को मिला। सीएम ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ एक आदिवासी परिवार के केलू पोस्ट घर पहुंचकर यहां पर खाट पर बैठकर चाय पी और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने परिवार के छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटी। वहीं घर के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने घर के आंगन में बिछी खाट पर बैठकर चाय ली और वहीं आदिवासी परिवार के सदस्यों के परिवार के साथ उन्होंने सरकार के कामकाज, क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों के संबंध में भी संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के लोगों से बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित किया। वहीं सीएम इसके बाद यहां से रवाना हुए। इधर सीएम के एक आदिवासी के घर पहुंचने पर संबंधित परिवार ने भी खुशी जाहिर की। आज हमारे गृह मुख्यमंत्री साहब पधारिया, सेवा भी की दी, हमारे बस में भी बात भी की दी, सुरम बारा में भी पूछियो, महिला बारा में भी पूछियो ने, हर चीज ने कोई भेदभाव नहीं। ऐसी बात है कि हमारे बीच में चाय भी पी, बच्चों को भी नाश्ता भी बांटा, सब कुछ किया और आने वाली पीढ़ी को सबको पढ़ाना, भविष्य में उनकी जिंदगी सुधरेगी। किसी सब लड़के को छोटे से लगा के सबको पढ़ा, स्कूल भेजना, सब व्यवस्था अपनी चल रही है और भी देंगे। कोई तकलीफ हो बोलो, मगर हमारे घर कोई तकलीफ भी नहीं थी। वो आ गए, हमारे घर पे दर्शन हो गए, वो बड़ी बात थी। और अब खबर जयपुर से, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से भर्ती से जुड़े 2 अभ्यर्थी विकास और लादूराम टंकी पर चढ़े हुए हैं। पानी की टंकी के नीचे भारी पुलिस बल की तैनाती है। इसके अलावा मौके पर एडिशनल कमिश्नर समेत अन्य पुलिस के अफसर भी तैनात किए गए हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ प्रशासनिक तौर पर किसी बड़े अधिकारी की अभी तक बातचीत नहीं हुई। सरकार के किसी नुमाइंदे की बातचीत नहीं हो पाई है, जिससे 2 दिन हो गए हैं और अभी तक ये अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि जब जांच हो गई और इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी बन गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, तब भी सरकार आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर फैसला क्यों नहीं कर पा रही है। और जब ये साफ हो गया कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तो इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के ये 2 अभ्यर्थी हैं जो लगातार आज दूसरे दिन भी टंकी पर चढ़े हुए हैं और इंतजार है कि आखिर अब ये टंकी से नीचे उतरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गोपालपुरा में स्थित एक पानी की टंकी पर एसआई भर्ती को निरस्त कराने की मांग को लेकर के पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से लगातार 2 अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं। टंकी के ऊपर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी की टंकी के ऊपर विकास विदुड़ी और लादूराम गोदारा नाम के 2 युवक जो हैं वो पानी की टंकी पर पिछले 24 घंटे से अधिक समय से ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 जिसमें
भारी गड़बड़ियां पाई गई है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। एसओजी समेत तमाम अन्य रिपोर्ट सीएम तक पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस भर्ती को जो है निरस्त कर देना चाहिए। ये लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग भी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक इनकी बात जो है, आवाज जो है वो पहुंचाई जाए, मगर प्रशासन के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो मूक दर्शक बन के नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, तमाशबीन बन के बैठे हुए हैं और इन युवाओं से समझाइश की कोई कोशिश का जो ठोस प्रयास जो किया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। नीचे का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। नीचे प्रशासन के तमाम आला अधिकारी जो हैं, सिविल डिफेंस की टीमें जो हैं वो नीचे बैठी हुई हैं, लेकिन उनके पास तमाशा देखने के अलावा कोई और सिलसिला नहीं है। और ये युवक जो हैं भूखे प्यासे पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार पानी की टंकी के ऊपर जमे हुए। इनकी एक ही मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिसमें कि भारी गड़बड़ियां पाई गई है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। आज इन दोनों युवकों के समर्थन में प्रदेश भर के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर एसआई भर्ती निरस्त करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिए गए हैं एसडीएम्स के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर, और यही मांग की जा रही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से ज्यादा समय का वक्त बीत चुका है, 2 नौजवान युवा पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, लेकिन समझाइश का ठोस प्रयास सरकार की ओर से अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते दोनों युवाओं को नीचे उतारने के लिए कोई बातचीत का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और ऐसे में पद संभालने की बजाय जयपुर में ये चयनित अभ्यर्थी अब आंदोलन की मशाल उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एफएसओ भर्ती पर लगा ग्रहण। आश्वासन मिला, नियुक्ति नहीं। आंदोलन के सहारे निकलेगा हल। इन सफल अभ्यर्थियों का दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो हाथ में नौकरी होने के बावजूद बेरोजगारों की तरह पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन के जरिए अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्ती पर लगा ग्रहण फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। साल 2006 में एफएसएसओ एक्ट आने के बाद 2 बार शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। साल 2019 में 98 पद और साल 2022 में 200 पदों पर भर्ती हुई, लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने के कारण चयनित अभ्यर्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस मामले में चिकित्सा मंत्री से लेकर सभी आला अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य सरकार ने इस मामले में एजी को नियुक्त किया है, लेकिन वो एक बार भी पैरवी करने नहीं पहुंचे हैं। हमने अभी तक लगभग 20 बार अतिरिक्त मुख्य सचिव और माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएमआर में, सीएमओ में, हमने सभी जगह ज्ञापन दे दिया है। वहाँ से आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक इसको स्टे वैकेट करा के नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आरपीएससी के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, इसके बाद एग्जाम हुए, फिर चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट भी आ गई, लेकिन ज्वाइनिंग मिलने से पहले ही विभाग में डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों ने ही कोर्ट से स्टे ले लिया। बिल्कुल हमारे साथ में सर गलत हुआ है। सरकार के ही कर्मचारी हैं वो, सरकार ने ही उनको रखा है। जिनके ऊपर सरकार का बस नहीं चल रहा है वो न्यायालय में जाकर के उल्टे सीधे वाद दायर करते हैं। टोटल अब तक इन्होंने 18 वाद दायर किए हैं, जिसमें से 2 में इन्हें स्टे मिला है। और ऐसा नहीं है कि हमने चेताया नहीं था जाकर के, हर बार जब इनकी रिट दायर हुई है हमने जाकर के उच्चाधिकारियों को कहा है कि इन्होंने फिर एक नया केस लगाया, फिर एक नया केस लगाया। हर बार हमें आश्वासन दिया गया था कि कुछ नहीं होगा और उन्हें स्टे मिल गया। विभाग के डेपुटेशन में कार्यरत कार्मिक ही इस भर्ती को पूरा होने में अड़ंगा लगा रहे हैं। पहले तो जो योग्यताएं मांगी गई थी उसके अनुसार ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन इसके बावजूद अब ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
उनका ये कहना है कि पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उससे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद में जो जिनकी ट्रेनिंग हो रखी है उनका एग्ज़ाम होना चाहिए था और फिर इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो ये कहता है कि ट्रेनिंग एग्ज़ाम के बाद में सरकार करवाएगी। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें ट्रेनिंग एग्ज़ाम होने से पहले किसी में प्रावधान हो। 2022 में फूड ऑफिसर्स भर्ती में करीब 50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की खुशी के साथ ही जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 5 महीने से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और अब तक हार कर धरने पर बैठने को अभ्यर्थी मजबूर हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए उदयपुर की बात करेंगे, जहां के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया के बेटे ने चुनौती दी और कन्हैया के बेटे यश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट के जमानत देने वाले आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किए हैं। दरअसल करीब 2 महीने पहले 5 सितंबर को हाईकोर्ट ने कन्हैया हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दी थी। जावेद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, आपराधिक षड्यंत्र समेत गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। उधर जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस रिमांड पर चल रही मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के बार बार बयान बदलने से गुमराह हो रही है। वहीं घटना के 12 दिन बाद भी मृतक अनीता चौधरी के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। पुलिस का यह कहना है कि जांच में परिजन सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके लिए एक बार फिर परिजनों को नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने की बात कही गई है। वहीं उदयपुर में थाईलैंड की एक महिला के साथ हुए गोलीकांड पर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। इस मामले में आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित मिस थाई थेम भले ही पर्यटक वीजा पर भारत आई हों, लेकिन वो एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई हैं। होटल में चल रही थी शराब पार्टी, 4 लड़कों के बीच अकेली लड़की, फिर हुआ कुछ ऐसा कि चल गई गोली। उदयपुर के रत्नम होटल में 9 नवंबर की देर रात करीब 2 बजे बड़ा कांड हुआ, जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। रत्नम होटल के कमरा नंबर 104 में थाईलैंड की महिला को बुलाया जाता है, लेकिन कमरे में ऐसा क्या हुआ कि गोली चल गई। पुलिस की माने होटल के कमरा नंबर 104 में रात परवान पर थी, शराब पार्टी जारी थी। कमरे में पहले से ही आरोपी अक्षय, खूब चंदानी, ध्रुव सोहालका, महिम चौधरी और राहुल गुर्जर मौजूद थे। कमरे में पहुंचकर थाईलैंड की महिला ने भी जमकर शराब पी। आरोप है कि इस बीच हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर लड़की से छेड़छाड़ करने लगा, जिसका विरोध करने पर युवती ने उसे काटा और नोच लिया, जिसके बाद गुस्साए राहुल ने अलमारी में रखे देसी कट्टे से युवती पर फायरिंग कर दी। 1 AM पर किसी कैब से चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम पहुंची, जहां इसने अपने साथियों जिसमें राहुल गुर्जर, ध्रुव, अक्षय और महिम, इन लोगों के साथ बैठकर शराब पार्टी की। इसी पार्टी के दौरान इस महिला ने, जहाँ ये शराब पार्टी कर रहे थे, इस महिला ने राहुल गुर्जर के द्वारा छेड़छाड़ करने पर शराब के नशे में राहुल गुर्जर के अपने नेल से और अपने दांतों से बटका खाया। यह घटना एक बार हुई। गुस्से में जो उसके पास एक देशी कट्टा था, वो अलमारी से निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। गोलीकांड के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। पुलिस की माने तो माली कॉलोनी के वीर पैलेस में पिछले कई दिन से रहने वाली मिस
थाई थेम चुक भले ही टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हो, लेकिन वह एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं। ये मौके पर घबरा गए अचानक और इनके द्वारा चारों ने उस महिला को जो अपनी कार थी उस कार से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज पे ले जाकर और मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना के उपरांत एफआईआर दर्ज की गई। जो होटल रत्नम का रिसेप्शनिस्ट था उसकी रिपोर्ट पर थाना सुखेर पर प्रकरण दर्ज किया गया। टीमें गठित की गई और टीम गठित होने के पश्चात कल हमारे कुछ जवानों ने और डीएसटी के जवानों ने और सुखेर थाना की टीम ने इन चारों आरोपियों को अहमदाबाद से डिटेन किया। अब सवाल ये कि जब थाई थेम चुक एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं, तो पुलिस की माने तो वीर पैलेस से निकलने के बाद पीड़ित रात करीब 2 बजे रत्नम होटल पहुंची थी। ये सीसीटीवी रत्नम होटल के बाहर का है, जहां थाई थेम चुक अकेले अंदर जाते नजर आ रही हैं। शनिवार रात 3:40 पर गोली चलने के बाद रत्नम होटल के कमरा नंबर 4 में अफरा तफरी मच गई। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें 3 युवक होटल में नजर आ रहे हैं। इसमें से एक ने घायल लड़की को गोद में उठा रखा है, जबकि दूसरा युवक हड़बड़ी में भागता नजर आ रहा है। एक एक करके 3 युवक सीढ़ियों से भागकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। महिला ध्रुव जो लड़का है उससे पूर्व में भी संपर्क में रही है और इसका पूर्व में भी उदयपुर और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मूवमेंट रहा है। तो यह इस जो 4 लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के निरंतर पूर्व में भी संपर्क में रही। राहुल गुजर बेसिकली स्वरूपगंज थाना सिरोही जिला सिरोही का एचएस है और वेपन इसी के पास में था। क्योंकि इसका पूर्व में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, कई लोगों से दुश्मनी है, रंजिश है, तो उस के कारण ये अपने साथ में ये देशी कट्टा रखता है। वारदात के बाद चारों आरोपी एक निजी अस्पताल के बाहर पीड़ित को फेंककर फरार हो गए, जिसके बाद कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। दूसरी तरफ थाईलैंड की थाई थेम चुक शराब के नशे में थी। पुलिस के लिए इस गोलीकांड का खुलासा बेहद चैलेंज से भरा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिसका इस्तेमाल वारदात के बाद किया गया। इस वारदात के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या उदयपुर के होटलों में वेश्यावृत्ति का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरा सवाल ये कि पुलिस को गोलीबारी की जानकारी रत्नम होटल की तरफ से क्यों नहीं दी गई। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला और इस पूरे पुष्कर मेले में लग्जरी गाड़ियों से महंगे घोड़े बिक रहे हैं, जिनकी कीमत 1 लाख से लेकर 11 करोड़ तक बताई जा रही है। कई घोड़े तो ऐसे हैं जिन्हें केवल नुमाइश के लिए यहां पर रखा गया है। इन बेशकीमती घोड़ों की वजह से पुष्कर मेले की रौनक बढ़ गई है। इन घोड़ों के खान पान पर खर्च भी लाखों में आता है। इन्हें शानदार टेंट में रखा जाता है, जिससे वे हमेशा चमकते रहते हैं। पंजाब से अजमेर आए वीर फार्म हाउस के मालिक गुरु प्रताप सिंह ने बताया कि वे इस मेले में 30 से ज्यादा घोड़े घोड़ियों को लेकर आए, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होकर 11 करोड़ तक है। उनके पास मारवाड़ी नस्ल के 2 घोड़े हैं जिनकी कीमत 11 करोड़ रुपए है, जिनके नाम कर्मदेव और ब्रह्मदेव है। इनकी लंबाई 72 इंच है, जिनकी उम्र 4 साल है। कर्मदेव शुरू से ही उनके पास रहा है और उसकी देखरेख बड़े ही शानदार तरीके से हुई है। भैया रेंज तो हर तरीके की है, लेकिन बाजार अभी बाकी मुझे अंदर का नहीं पता थोड़ा, पर हमारे इधर में देख रहा हूँ थोड़ा ठंडी है मार्केट, इतना जोर शोर नहीं है जितना लास्ट ईयर था, लेकिन बिक रहे हैं वैसे तो। और अब की बार अच्छे घोड़े आए हैं, काफ़ी अच्छे घोड़े आए हैं और अभी तो चल ही रहा है। 15 तारीख तक तो चलेगा ही, क्योंकि 14 तक शो है, 15 तक चलेगा भैया। क्या रेंज के घोड़े जो हैं इस बार आए हैं, कितने तक जारी है भैया? देखो हर रेंज का घोड़ा होता है, घोड़ा लाख का भी होता है जी और करोड़ों के भी होते हैं, और हर तरीके का घोड़ा आया हुआ है। तो चलिए अब बात करेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क की, जहां पर इन दिनों 25 बाघों के गायब होने का मुद्दा देश भर में सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इसी बीच टाइगर वॉच नाम की एक निजी संस्था ने 15 बाघों के गायब होने की वजह से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने बाघों के गायब होने की कई वजहें बताई है। यह रिपोर्ट देखिए।
नेशनल पार्क से 25 बाघों के गायब होने के बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके बाद पार्क प्रशासन की तरफ से 10 बाघों के वापस लौट आने की जानकारी दी गई। कमेटी की पड़ताल के बीच रणथंभौर में कई साल से काम कर रही टाइगर वॉच नाम की संस्था ने 15 बाघों के गायब होने के रहस्य से पर्दा उठा दिया। टाइगर वॉच की माने तो 15 बाघों में से 5 बेहद बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 19 से 20 साल तक पहुंच चुकी है, जबकि 2 बाघ 13 से 14 साल के हैं। हो सकता है कि वो प्राकृतिक रूप से जीवन के अंतिम दौर में हो। बाघ मादा T99 को फरवरी 2024 में गर्भावस्था में जटिलता आई थी। उसका गर्भपात भी हुआ। डॉक्टरों की देखभाल में वो जिंदा रही। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि वे फिर से गर्भवती हो सकती है, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया। देखिए 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं जी। तो बच गए 15 बाघ। 15 बाघों के बारे में हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से 10 बाघ जो थे वो थोड़े वयस्क उम्र के थे और 5 बाघ जो थे वो नए उम्र के बाघ थे। 10 में से 5 बाघ तो अत्यंत वृद्ध थे, जो लगभग 16 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक के बाघ थे, जिसमें T13, T3 ऐसे कई तरह के बाघ शामिल है, जो कि बहुत ही बूढ़े बाघ कह सकते हैं, जिनकी मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है और वो अब तक जिंदा रहना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। बाघ T74 12 साल से अधिक उम्र का है। को डोमिनेंट बाघ T121 और T112 के जरिए उनके क्षेत्र से बाहर किया गया था। बाघिन T79 अजीब हालत में गायब हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने उसकी खोज शुरू की और उसकी 2 शावक को पाया। सबसे अधिक नुकसान 5 युवा नर बाघों का है, जो रणथंभौर के प्रमुख बाघों के बीच प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गए। टाइगर वॉच के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार युवा नर बाघों जैसे T128, T131, T139 और T2401 को अक्सर अप्रयुक्त क्षेत्र की तलाश करते हुए देखा गया था। प्रमुख बाघों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष उनकी गायब होने की एक संभावित वजह हो सकती है। रणथंभौर से बाघों के गायब होने के कारणों में बढ़ती आयु, स्वास्थ्य समस्याएं, क्षेत्रीय संघर्ष और अन्य मानव जनित कारण शामिल हैं। देखिए बाघ जो है एक बहुत बड़े पार्क में कहां जाकर के अपने वृद्धावस्था में छुप करके मरता है, क्योंकि यह है एक तरह का शिकारी प्राणी। शिकारी प्राणी जानता है कि उसका शिकार कैसे किया जा सकता है, उसको अपने सारे संभावित खतरों से पहले से ही संभावना से वो जानकारी रखता है, तो वो अपने आप को पहले से ही छुपा के रखता है। उसका छुपाना वो हम मानव से नहीं छुपना है, उसको छुपना है अन्य वन्य जीवों से। उम्र दराज बाघ जैसे T3, T13, T38, T41 और T48 अपनी उम्र के चलते स्वाभाविक रूप से मर सकते हैं। बाघ सामान्यतः 15 साल तक जीवित रहते हैं और उसके बाद उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। 15 साल की उम्र के बाद उन्हें स्वास्थ्य और क्षेत्रीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना घट जाती है। ये समीक्षा ये बताती है कि रणथंभौर में बाघों की स्थिति को लेकर लगातार निगरानी और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीकानेर पुलिस ने एक बार फिर से गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसपी के निर्देश पर एएसपी सिटी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा पुलिस की टीमों ने शहर और ग्रामीण इलाकों में गैंगस्टर रोहित गोदारा को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले 26 लोगों के घरों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 9 युवकों को घरों से दबोचकर पाबंद किया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस अब ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित करेगी। आम जनता से भी पुलिस ने यह अपील की है कि वो किसी भी गैंगस्टर को फॉलो नहीं करें, क्योंकि फॉलोअर्स पर पुलिस की कड़ी नजर है और कार्रवाई जारी रहेगी। श्रीमान आईजी साहब बीकानेर के निर्देशों के पालना में एसपी साहब द्वारा गठित टीमें की गई और जो रोहित गोदारा के एसोसिएट्स रहे हैं पुराने केसेस में, उनको चिन्हित किया गया। ऐसे 26 व्यक्तियों पर दबिश दी गई और जिसमें से 8-9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ करके उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस में कार्रवाई की जा रही है और जो बाकी जो नहीं मिले उनकी तलाश
जारी है और ये रूटीन की एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो वहीं सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के मुख्य गेट का रंग भगवा करने के आदेश के विरोध में अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज के मुख्य गेट पर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के छात्र नेता ओमवीर ने कहा कि बीजेपी की सरकार धार्मिक आधार पर बांटने में लगी है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के मुख्य गेट का रंग भगवा करने के आदेश दिए गए हैं। अब बीजेपी आम छात्रों के सार्वजनिक जीवन पर भगवा रंग करना चाहती है। बीजेपी सरकार बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती। जी, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के श्री विनोद जाखड़ जी का आह्वान पे आज हमने बीजेपी की जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने वाली सरकार का विरोध किया है, जिन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। राजस्थान में महाविद्यालय विश्वविद्यालय के गेट हैं, उन पर भगवा रंग पुतवाने का एक आदेश चल रहा है, जिसका एनएसयूआई विरोध करती है। क्योंकि कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ये सभी सार्वजनिक धरोहर है। इनका किसी भी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है। सभी धर्म और जाति संप्रदाय के छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं। छात्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर अलगाववाद शोभा नहीं देता। उधर अलवर के राजकीय आईटीआई कॉलेज में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉलेज स्टाफ के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कॉलेज के छात्र नितिन ने बताया कि छात्र कॉलेज में आते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी करता है। कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन छात्रों से कॉलेज में झाड़ू लगवाता है, 2 शिफ्ट में कॉलेज में आने की कहता है। कॉलेज प्रिंसिपल उनकी सुनते नहीं हैं और कॉलेज में मौजूद नहीं रहते हैं। यहाँ के टीचर्स उनसे कॉलेज में रंग पेंट का काम भी करवाते हैं। वहीं जब इस मामले में कॉलेज प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने मामले को लेकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इस कॉलेज के छात्रों में भारी आक्रोश है। उधर जयपुर मिलिट्री स्टेशन के सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में राजस्थान में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सेमिनार का शुभारंभ किया। ज्ञान शक्ति थिंक टैंक और फिक्की के संयुक्त रूप से इसका आयोजन करवाया गया। इस सेमिनार में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के साथ ही सैन्य अधिकारी और कई कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि हमने सरकार के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया है। इसके अलावा अब हमने राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए केंद्र से मांग की है। राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद यहां निवेश आएगा। आज मैं जनरल मनजिंदर को, जो जीओसी इनसी साउथ वेस्टर्न कमांड है, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि एक नई अनोखी शुरुआत उन्होंने जो करी ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की, उसके लिए बधाई। और आने वाले समय में राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है राइजिंग राजस्थान को लेकर। राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं को और रोजगार मिले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो, और डिफेंस बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है और बिजनेसेस हैं उसको बढ़ावा मिले राजस्थान के अंदर। उसके लिए राजस्थान सरकार हर तरह से इन इंडस्ट्रीज़ को मदद करेगी।